हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट्स के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो जानकारी सामने आ रही है, हर कैटेगरी को लेकर कितना कंपटीशन है उसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है आरटीआई के थ्रू। सो प्लीज़ उसको देखिएगा और साथ ही साथ हम कट ऑफ को भी अब देखेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है और मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था वो कैसे सही हो सकता है। आपको उसका मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा और साथ ही साथ आपका जो मुंबई में और पुणे में और नागपुर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका भी मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा और साथ ही साथ रिज़ल्ट कब आ सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो प्लीज़ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के जॉब के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखिए आरटीआई को लेके कुछ सवाल थे कि हर सीट के लिए हर कैटेगरी में कितने बच्चों ने आवेदन किए हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो उसका देखिए जो आरटीआई है, पहले तो हम जान लेते हैं आरटीआई किन किन चक्कर में डाला जाता है, किन किन प्रॉब्लम्स में डाला जाता है। क्योंकि बार बार मतलब पूछा जा रहा था कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं है, मेरा नंबर नहीं पता है, तो कैसे पता चलेगा। बहुत सारी जानकारी थी तो मैं उसको बता देता हूँ, एक समराइज़ करके मैंने बताया है यहाँ पे। देखिए कभी भी आरटीआई आप रिज़ल्ट को लेकर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट होता है वो बोर्ड के ऊपर होता है, डिपेंड करता है, वो कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो रिज़ल्ट को लेकर कभी भी आप आरटीआई को मत डालिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि नंबर कितना है आपका, मान लीजिए कि आपको रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद ही आप नंबर के लिए आरटीआई डालिएगा। उससे पहले डालिएगा तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट आया नहीं है, इवैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो फिर वो कह देंगे इवैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो आपका आरटीआई का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप आरटीआई मत डालिएगा जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक। और रिज़ल्ट के बाद आप आरटीआई डाल के आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने कट ऑफ गया ये है। भले वो आप कट ऑफ डिस्क्लोज़ हो या ना हो आपके रिज़ल्ट में, लेकिन वहाँ आपको बताया जाएगा आरटीआई के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज हम कितने लोग अप्लाई किए हैं ये आपको पहले पता नहीं चलेगा जब तक फाइनल आपका डेट होता है वो ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद 5 से 10 दिन का टाइम लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है इवैल्यूएशन होता है कि कितने कैटेगरी में कितने आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो 10 से 15 दिन का जो फॉर्म का डेडलाइन होता है उसके 10 से 15 दिन के बाद ही डालिएगा। और लास्ट ईयर कट ऑफ के लिए भी आप आरटीआई डाल सकते हैं, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखते हैं अभी जो हमको ये पता चला है। देखिए अप्रैल में, देखिए जिन्होंने हमें भेजा था, ये मुझे भेजा था शायद मई में भेजा था, लेकिन मैंने अभी तक उसको देखा नहीं था। तो अचानक से मैं उसको रिव्यू कर रहा था सारे मेल्स को, तो मैंने देखा कि ये मेल्स आया हुआ है, इसमें कुछ अटैचमेंट है। तो मैंने देखा तो इसमें ये पाया कि हाँ यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। मुझे ये अप्रैल में जो उन्होंने आरटीआई डाली थी उसका जो रिज़ल्ट आया था उनको जब मिला था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेल किया था। और मुझे मेल बहुत बाद में मैंने खोला है मेल को, और मैंने सोचा था 10 दिन पहले ही कि वीडियो बना दूं, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मतलब उसको मैंने ध्यान में था ही नहीं कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ये बता देना चाहिए। और उन्होंने बोला था कि मैं नाम और नंबर कुछ पर्सनल रीज़न था उसके कारण आप हाइड कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं वहाँ। तो ये चीज़ें उसमें मेंशन थी मेल में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि जो आप देखिए आरटीआई में क्या पूछा गया था। लिखा था प्लीज़ रेफ़र टू योर आरटीआई एप्लीकेशन नंबर दे दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है कि 22 मार्च 2021 को आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सीख किया है, मतलब चाहिए आपको। उसमें क्यूरी नंबर 1 में बताया गया है कि आपको कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट हैं ये आपको डिस्क्लोज़ करने के लिए। ठीक है, तो और एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको 30 डेज़ में जब वहाँ रिसीव हो जाता है उसके बाद रिप्लाई नहीं आता है तो आगे जो अथॉरिटी है, जो हायर अथॉरिटी है, वहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब अप्रैल में ही जो रिप्लाई आया उनका, वो देखिए अप्रैल में क्या आता है। देखिए उसमें बताया गया है यहाँ पे, देखिए सीटों की संख्या को लेके सब कुछ डिस्क्लोज़ किया, मतलब जो फॉर्म फिलअप हुआ है उसको लेके सब कुछ डिस्क्लोज़ किया गया है कि जो अनरिज़र्व के लिए यहाँ 24,573 है, और ओबीसी की बात करें तो 71,120 है, और अगर एससी की बात करें तो 37,756 है। अगर हम बात करें एसटी की तो 12,162 है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3793, मात्र 3793 है। यानी आप सोच सकते हैं ईडब्ल्यूएस में कितना कम कंपटीशन है। और हम देखेंगे सीटों के हिसाब से कंपटीशन का लेवल भी। अब
अब सीटों के हिसाब से हम कंपटीशन देखते हैं। जो मैंने सीटों को डिवाइड किया है जब कंपटीशन का लेवल देखने के लिए, देखिए जनरल के लिए यहाँ पे दिखाया गया है 493 सीटें हैं, जिसमें कि आपको यहाँ देखिए जो फॉर्म फिलअप हुआ है 24,573 हुआ है। अगर हम 493 से डिवाइड करते हैं तो एक सीट पे 50 बच्चों का कंपटीशन है, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ। अब ओबीसी के लिए देख लीजिए, यहाँ पे 287 सीटें हैं, 287, और हम देखिए फॉर्म फिलअप जो हुआ है 71,120 हुआ है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो संभव आपको मिलता है 247 बच्चे एक सीट पे। तो ये आपका ओबीसी का कंपटीशन का लेवल है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 116 है, और यहाँ मात्र 3793 है, और 116 आपको वहाँ पे मतलब जो सीट है वो रिज़र्व है। इस कंडीशन में आपको मिलता है कि 32 बच्चे, लगभग 33 बच्चे मान लीजिए कि एक सीट पे आपके फाइट करेंगे। अगर हम देखें कि एससी का, तो एससी में देखिए 120 है टोटल। अब 37,756 यहाँ पे जो है बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, और 180 सीटें हैं, तो यानी 209 आपका आ रहा है जो आपका कंपटीशन का लेवल है एक सीट के लिए। 209 बच्चों यानी 210 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अगर हम बात करें एसटी के लिए तो 83 गया है, सीटों की संख्या जो है वो 83 है, 83 है, और जो फॉर्म फिलअप हुआ है 12,162 हुए हैं। अगर हम 83 से डिवाइड करते हैं तो 147 के आसपास बनता है ये फिगर, यानी 147 बच्चों एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन का लेवल है जो इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे की तरफ, जिसमें कि आप देख सकते हैं इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट्स का मैंने कटअप बताया है। कटअप में देखिए ऑलरेडी प्री डिफाइन मैंने किया हुआ था, इसको मैंने आपको, मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे ये जो आपको आरटीए का जो मुझे मिला है मेल, उसको पहले आपको दिखाने के लिए, लेकिन देखिए मैंने ये कटअप में मेंशन किया हुआ, इसी के लिए ईडब्ल्यूएस का कटअप बहुत ही लो दिखाया है मैंने, 60 से 62 के आसपास दिखाया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस में भी जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन हमेशा हाई रहता है, तो इसलिए इनका कटअप एससी एसटी से नीचे नहीं जा सकता है। ये आपको माइंड में एक चीज़ मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे बच्चों का ही नंबर अच्छा आता है। तो अब देखिए जनरल कैटेगरी में अगर बात करें हम, तो आप देखिए 70 से 72 के बीच में जो है वो कटअप रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 62 के बीच में, जो कि कम रहेगा, 60 से 62 के आसपास रहेगा। ओबीसी की बात करें तो 66 से 68 के बीच रहेगा, और अगर एससी की बात करें तो 60 से 58 के बीच रहेगा। अगर हम बात करें एसटी के लिए तो 56 से 57 के बीच रहेगा। तो ये कटअप जो होगा इसी हिसाब से सेट है। अब हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि वैकेंसीज़ में, देखिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी जारी होता है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अब देखिए आपको कि 384 सीटें थी जब 2016 में, उस कंडीशन में क्या हुआ था, 98 वेटिंग लिस्ट आया था। अब 2019 में 536 जो वैकेंसीज थी उसमें फर्स्ट लिस्ट में 536 आया था, लेकिन अभी रिसेंटली आपका वेटिंग लिस्ट भी जारी हो गया हुआ है। अब वेटिंग लिस्ट में जो आपका आता है सिर्फ रोल नंबर आता है, तो प्लीज़ अपना रोल नंबर को सेव रखिएगा, ऐसा नहीं खो दीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपका वहाँ पे आ जाए नंबर, ठीक है। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि कटअप को लेके जो आपका मार्क्स होता है वो आपको 45 दिन के बाद डिस्क्लोज़ कर दिया जाता है, और नहीं डिस्क्लोज़ करते हैं तो आप आरटीआई के थ्रू भी पता लगा सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है उस कंडीशन में, तो क्या कटअप था और आपका नंबर कितने से छूट गया आपका फाइनल सिलेक्शन। अब हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम जो है, देखिए अभी क्या सामने आ रही है कि आपका स्कूल ओपन होने जा रहा है, मतलब 5 से 10 दिन के अंदर वहाँ पे जो महाराष्ट्र है वहाँ पे सारे स्कूल को धीरे करके ओपन किया जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट होना स्टार्ट होंगे। रेलवे का ही देख लीजिए, रेलवे का भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो उस कंडीशन में अब क्या हो रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो होंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो कब होंगे, तो उसके हिसाब से आप देखिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका या तो जुलाई के लास्ट वीक में या तो अगस्त में आपके एग्ज़ाम होंगे। ये दो चीज़ मैंने बता दी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो एक सीक्वेंशियल मैनर में स्टार्ट हो गए एग्ज़ाम, और आपके जुलाई के लास्ट में और या तो अगस्त के फर्स्ट वीक या तो जुलाई के, समझिए जुलाई में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब है। ये तो 100% आपको नोटिफाई हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया है कि 15 से 20 दिन के पहले आपको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो जाएं या कहीं और हैं तो आप वहाँ आ जाएं, तो ये चीज़ें आपको पहले से बता दी जाएगी। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम होता है तो रिज़ल्ट कब आता है, ये भी एक्सपेक्टेड कब है। लेकिन रिज़ल्ट जो होता है वो 35 to 40 डेज़ के अंदर आ जाएगा। देखिए इस बार जो एग्ज़ाम है वो फेज़ मैनर में हो रहे हैं, तो शायद हो सके रिज़ल्ट थोड़ा सा डिले हो जाए। जो 40 दिन है अगर मैंने बताया है तो वहाँ पे 50 दिन भी लग सकते हैं, तो मतलब 2 महीने से पहले आ जाएगा रिज़ल्ट आपका। ये चीज़ 100%
फिक्स है। और उसके बाद रिज़ल्ट के आने के 10 दिन के अंदर ही आपका नोटिस भी आ जाएगा। अगर आगे डीवी है तो डीवी के लिए नोटिस भी आ जाएगा, जो कि आप वहाँ पे देखिएगा, जो कि इंडियन नेवी का ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे ये मिल जाएगा कि आपका डीवी के लिए कैसे प्रोसेस है, क्या है। तो समहाउ वो समझ में आ गया कंपटीशन का लेवल और आरटीआई कैसे डालना है, किस चीज़ों पे डाल सकते हैं, कब डाल सकते हैं। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, जो SC ST हैं बच्चे, जो उन्होंने फॉर्म भरा है, उनका हमेशा से कट ऑफ थोड़ा लो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कैटेगरीज होती हैं, OBC जनरल होती हैं उनसे। और EWS का फॉर्म भले ही कम डाला गया है, लेकिन उसका कट ऑफ एक्चुअली वो कट ऑफ इतना भी कम नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हैं कि SC ST से भी कम चला जाए। इतना भी कम वहाँ पे नहीं बन सकता है। तो समहाउ आपको ये चीज़ दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सो आई थिंक, और एक और चीज़, जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं जो बच्चे, अनरिज़र्व के लिए सॉरी, तो उसमें क्या होता है, जब अगर SC ST चाहे OBC चाहे EWS के बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं तो अनरिज़र्व से सीट लेते हैं, ना कि अपने कैटेगरी से लेते हैं। उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो OBC का आप 71,000 देख रहे हैं वो भी ऊपर को चला जाता है और थोड़ा जो कट ऑफ है वो मिनिमल हो जाता है, नीचे को आ जाता है। तो ये आप समझिएगा, एक होता है जो रिजर्वेशन का जो फंडा है वो इसी हिसाब से है। और याद रखिएगा, ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है इसमें। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, तो मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपको रिजर्वेशन इसी तरह से प्रोवाइड किया जाता है। तो आई थिंक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट्स नहीं क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट्स हैं आपके, मैं समहाउ उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।